वैसे तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा हम कहते हैं कि इसको एक आर्थिक लक्ष्य के तहत आपको बांध लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी के जो अहम लक्ष्य हैं उनको तय करके आप एक निवेश विकल्प का चुनाव करें और बाद में उस निवेश में लगातार बने रहें, उसको ज़्यादा छेड़े नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स पर अगर म्यूचुअल फंड्स के निवेश पर अगर आपको लोन लेना है, क्योंकि ये लोन मिलता है, अधिकतर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? लोन लेने की बारीकी पर तो हम बात करेंगे ही, जहां पर किसको ये लोन मिल सकता है, कितनी राशि का मिल सकता है, किस किस तरह की स्कीम्स पर मिल सकता है, लोन का बकाया चुकाया कैसे जाता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि क्या इस तरह के निवेश को आपको छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक लक्ष्य से जुड़ा हुआ है जो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम लक्ष्य होगा। और निवेश क्योंकि आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो क्या उस निवेश को तोड़ना सही है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम हमारे एक्सपर्ट्स की राय जो है वो लेंगे। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स तौर पर जुड़ गई हैं अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर डायरेक्टर रेक्टिफाई credit.com, नसरीन मामा जी, सीईओ फाउंडर मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अपर्णा, आप ही के पास आऊँगी मैं, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स पे लोन कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले मुझे ये जानना है कि हम कब कंसिडर करें कि हमें हमारी म्यूचुअल फंड निवेश पर लोन लेना चाहिए, वो कौन सा वक्त होता है? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सही सवाल पूछा। आपने ये नहीं पूछा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले ये जानना है कि हम कब इसको ले सकते हैं या कब जा कर के इसको हम मतलब लेना चाहिए। तो आइडियली अगर आपका अ, मतलब इन्वेस्टमेंट सारे ठीक चल रहे हैं, लोन्स आपके प्रॉपरली चल रहे हैं, आपको सिर्फ एडिशनल पैसा चाहिए मार्केट में लगाने को वगैरह, वो वाले सिनेरियो पे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे लोन मत लीजिए। आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे तब लोन की सोच सकते हैं जब आपके क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपके पर्सनल लोन्स चल रहे हैं जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है या फिर कोई एक 3 से 6 महीने का एक पीरियड है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जो होम लोन का ईएमआई है फॉर एग्जांपल, वो आप पूरा दे नहीं पाएँगे। इट इज़ ओनली ये जो 2-3 सिनेरियोज़ है, सिर्फ़ तब जाके आपको ये म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको लोन लेना चाहिए। अदरवाइज़ इसको आप दिस शुड नॉट बी लाइक ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शंस कि हम इसी को जाके टिक करते हैं। तो दिस शुड बी मतलब जैसे आपने पहले कहा कि ये एक गोल के लिए आपने निवेश का शुरू किया है, तो उसको छेड़खानी करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। दिस शुड बी योर लास्ट रिसॉर्ट। कविता। ऑलराइट। अब नसरीन, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। ये तो हमने समझ लिया कि वो कौन सा स्टेज होना चाहिए लोन लेने के प्रोसेस का, जब आपको कंसिडर करना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट को। लेकिन क्या सब तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर आपको लोन मिलता है? लोन कैसे मिलता है, मैं उस पर भी आऊँगी। लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की स्कीम्स पर, क्योंकि अलग अलग तरह की स्कीम्स होती है नसरीन। इक्विटी में हमने देखा है बहुत वैरायटी है, साथ ही हम जानते हैं कि डेट को लेकर बहुत सारी स्कीम्स हैं। क्या हर तरह की स्कीम्स पर आपको लोन मिलता है? क्या क्या बातें कंसिडर की जाती हैं आपको म्यूचुअल फंड पर लोन देने से पहले? सो बेसिकली लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक्सेस दे आपके फाइनेंशियल एसेट्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। सो कस्टमर्स कैन टेक, अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको 80% तक 50% तक सॉरी, आपकी जो वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स है उस दिन पे अप टू 50% ऑफ दैट आपको आपकी एलिजिबिलिटी होगी। एंड डेट म्यूचुअल फंड्स में 70 to 90% तक आपकी एलिजिबिलिटी होगी। नाउ बेसिकली ये जो लोन है 25,000 तक 50 क्रॉस तक आप एलएएस जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है वो आप अवेल कर सकते हो। सो जो चार कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस है सिक्योरिटीज में: इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये चारों सिक्योरिटीज है जो आप प्लेज करके आप शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स जो होगी आपकी, आप उनको मैच कर सकते हो। लेकिन जैसे पहले कहा गया है कि ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज बहुत सोच समझ के ये ऑप्शन लेना चाहिए, बिकॉज इस पे इंटरेस्ट काफी हाई है। It can go up to 10 to 12% interest. Currently, I think a lot of issuers are giving at 10.75 or 11%.
प्लस उसके ऊपर सिंपल और इजी ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो इमरजेंसी मेजर्स है, ये आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी से इजीली मैच कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि मेरे ख्याल से कुछ टॉप फंड हाउसेस के स्कीम्स होल्ड करने पर ही आपको जो है लोन मिलता है। अपर्णा, सभी तरह की स्कीम्स पर आपको लोन नहीं मिलता है। और जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है अपर्णा, कहीं ना कहीं वो तो पर्सनल लोन जितना ही है, क्योंकि काफ़ी ऊंची ब्याज दर पर आपको ये लोन मिल रहा है, राइट? नहीं, अगर आप देखो पर्सनल लोन, अगर आप कैटेगरी ए कस्टमर हो, आप सैलराइड हो, क्लास ए कंपनीज में काम करते हो, तब जाके आपको 9.5-10% का पर्सनल लोन मिलता है। नहीं तो ऑन एन एवरेज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पिक्स अप अ पर्सनल लोन एनीवेयर बिटवीन 12% एंड अपवर्ड्स। तो उसको अगर आप कंपेयर करते हो, तो ये म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो लोन है वो 9.5% से 11% के बीच में ये मिल जाता है। बट ऑफ कोर्स एज शी सेड, there is also a processing fee, there are those other charges, but still overall this is comparatively cheaper than a personal. एंड इसमें इफ आई कैन ऐड नाउ, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, जब आप पर्सनल लोन आपका मतलब आप दे नहीं पा रहे हो या क्रेडिट कार्ड पे आपने लोन ले रखा है, तब ये काम इसलिए भी आता है क्योंकि जो बैंक्स आपको ये लोन दे रही है, तब आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जाता है, आपका क्रेडिट प्रोफाइल चेक किया जाता है। उस पे ये डिसीजन होता है कि आपको ये लोन देना चाहिए या नहीं। बट इट डज नॉट गेट रिपोर्टेड टू द ब्यूरो, इट इज नॉट अ मैंडेटरी। मतलब बहुत सारे एनबीएफसीज है जहाँ पे अगर किसी का क्रेडिट रिपोर्ट खराब है, प्रोफाइल वीक है, क्रेडिट स्कोर कम है, तब भी ये लोन मिलता है क्योंकि ये एक सिक्योर्ड लोन। तो ये जो इश्यूज है, अगर आपके पास पर्सनल लोन आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज है, आपको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पड़ा है जिसके अगेंस्ट आप लोन के लिए एलिजिबल हो, तब जाके आप ये लोन ले सकते। कविता। ऑलराइट, निसरीन, यहाँ पर कैपिंग क्या है? क्या कोई सीमा है कि इक्विटी स्कीम्स पर आपको इतना ही लोन मिलेगा और डेट स्कीम्स पर आपको इतना ही लोन मिलेगा? So total range है, it is from 25,000 to 50 crores for loan against securities. So that is a range. Now eligibility will depend on your own portfolio and whatever other requirements are there of your income slabs, etc. तो वो तो check करना ही है, and also your mutual fund portfolio. Based on that, 50% equity portfolio की उम्मीद होती है, और डेट पोर्टफोलियो की 70 to 90%. बट ये डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स, दिस माइट बी इवन लोअर. सो ये मैक्सिमम अमाउंट है 50% ऑफ इक्विटी एंड 70 to 90%. बट ये आप थोड़ी अदर सिक्योरिटीज या कोलैटरल दिखा के आप आपकी सिचुएशन या आपकी एप्लीकेशन इम्प्रूव कर सकते हो. लेकिन तो निसरीन, लेकिन यहाँ पर इक्विटी में कम और डेट में ज़्यादा क्यों? ऐसा क्यों है? 50% ऑफ द एनएवी आपको शायद। जी। सो कविता, थैंक यू कि आपने ये सवाल पूछा. ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है समझने के लिए. ये है बिकॉज डेट म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर एक ही तरह से ग्रो होंगे ऑन अ यील्ड टू मैच्योरिटी, और एक्सपेक्टेड यील्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेट म्यूचुअल फंड्स में. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में काफी वॉलिटिलिटी होगी. सो कभी कभी मार्केट के सिचुएशंस को देख के काफी डाउनवर्ड करेक्शन हो सकती है, जहां आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो भी इम्पैक्ट होगी, और आपकी एनएवीज डाउनवर्ड ट्रेंड के होने से पोर्टफोलियो वैल्यू डाउन भी हो सकती है. तो यहाँ एक एवरेज निकालना बहुत मुश्किल है कि जो इशूअर है, जो लोन गिवर है, उनको पता नहीं होता है कि आपकी कोलैटरल की वैल्यू का क्या होगी 3 years के, बिकॉज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नॉर्मली 3 years तक देते हैं. तो यहाँ 3 साल में प्रिडिक्ट होना बहुत डिफिकल्ट है कि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू ही क्या होगी. इसीलिए 50% ही गिना जाता है. और डेट म्यूचुअल फंड काफी इक्वल यील्ड टू मैच्योरिटी तक वो इम्पैक्ट नहीं होती है विद मार्केट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड्स. सो इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड में
आपको हायर पॉसिबिलिटी है ऑफ गेटिंग द लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। अपर्णा, यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड कैसे होगा? अब मान लीजिए आपने अपने निवेश पर लोन ले लिया है, उसको भी आंका जाएगा। और क्या चुनिंदा बैंक्स भी देते होंगे? सभी बैंक्स तो शायद नहीं देते होंगे। कि आपको लगता है सभी बैंक्स जो हैं आपको म्यूचुअल फंड पे लोन देते हैं? स्कीम्स और फंड हाउसेस का चुनाव तो वो करेंगे ही, पर क्या आसानी से आपको ये लोन मिल जाते हैं किसी भी बैंक और एनबीएफसी से? और दूसरा, रीपेमेंट के लिए क्योंकि ये शायद छोटी अवधि के भी लोन होते होंगे, तो कितना समय आपको मिलेगा रीपेमेंट के लिए? इसमें ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स और एनबीएफसीज ये लोन आजकल दे रही है। ऑफ कोर्स देयर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर बैंक अगर उन्हीं का एएमसी भी है, तो दे से कि इसको हम पहला प्रायोरिटी देंगे, बाद में बाकियों का। सो देयर इज ऑल दैट वर्किंग दैट हैपेंस, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड एनबीएफसीज गिव, एंड यूजुअली इनका टेन्योर इज बिटवीन 1 to 3 years। सो आपको जो रीपेमेंट करना है ये यही 3 साल में करना है। एंड लाइक आई सेड 9.5% इज योर बेस, एंड इट कैन गो अप टू 11.5%, मतलब डिपेंडिंग अगर आप एनबीएफसी या उधर से ले रहे हो। अदरवाइज दिस इज द टेन्योर, एंड इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। ज्यादा करके ये लोन 1 साल में ही दे एक्सपेक्ट यू टू रीपे, बट सम केस सिनेरियोस 3 साल तक ये लोन मिल सकता तो अपर्णा, ये बताइए अब इसकी रीपेमेंट हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम के यूनिट्स को गिरवी रख लिया, उस पर हमने लोन ले लिए, और उसी फंड में हमारी एसआईपी भी अब चल रही होगी लोन लेने के बाद भी, तो वो हमारा निवेश भी चल रहा है, साथ ही हमें वो पैसे जो लिए हैं वो चुकाने भी होंगे ताकि हमारे यूनिट्स फ्री हो जाएं। ये कैसे रीपेमेंट काम करता है, और साथ ही आपका निवेश भी उसमें चल रहा है? ज़रा इस गुत्थी को सुलझाइएगा। है। ये मतलब आप जैसे मतलब लाइक हाउ आई एक्सप्लेन टू माय क्लाइंट्स, अगर आप ऑलरेडी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, तब जाके आप ये लोन ले सकते हो। ये ऐसे ही आसानी से ऐसे ही जाके लेने वाला चीज नहीं है। लाइक यू राइटली सेड, आपको आपका एसआईपी का कमिटमेंट भी चालू रखना है, प्लस इसका भी आपको इंटरेस्ट चुकाना है। बट ये जो एक वन टाइम पेमेंट आपका आता है, जो लोन आप उठाते हो, उसमें से अगर आपका समझो एक बड़ा चंक पर्सनल लोन का आपने दे के उसको क्लोज कर दिया, या फिर जो क्रेडिट कार्ड का आप महीने के 3-3.5% पे जो आप उसको चुका रहे थे, उसको आपने प्री मतलब वन टाइम पेमेंट करके क्लोज कर दिया, तो ये सब जो आप करेंगे उसमें से आपके जो मंथली कैश फ्लोज ईज आउट होते हैं, उसी को लेके आपको फिर ये आगे चलना पड़ेगा। सो ये जो मतलब दिस ऑफ कोर्स केस टू केस डिपेंड करता है। इसलिए बिफोर ये लोन लेने से पहले ये वाला मैथ आपको करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर महँगा पड़ जाएगा कि यहाँ पे भी देना है और वहाँ पे भी एसआईपी कंटिन्यू करना है। दिस इज़ यूजुअली फॉर अ सिनेरियो वेयर आपको एक लंप सम चाहिए है, बिकॉज़ देयर इज़ अ बिगर लायबिलिटी दैट इज़ वेटिंग टू बी रीपेड। तभी जाके फिर उसको आप रीपे कर लो, तो आपके कैश फ्लोज ईज़ आउट हो जाएँगे, फिर आप उसको इस तरफ डाइवर्ट कर सकते हो, कि वैसे ही करना पड़ेगा। कविता। निसरीन, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर इसको समझें। किसी का अगर मान लीजिए 50 लाख का म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो है, और 50 में से अगर वो 25 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए 1 से 3 साल तक का समय है जिसके लिए उनको लोन लेना है, तो किस तरह से उनके रीपेमेंट को लेके शुरुआत हो जाएगी? लोन लेते ही तुरंत आपको रीपे करना शुरू करना पड़ेगा, या कुछ अंतराल के बाद आप उसको रीपे कर पाएंगे? उदाहरण के तौर पे अगर आप समझाएं तो जल्दी समझ में आ जाए लोगों को। 25 lakhs की एलिजिबिलिटी है ना यहाँ। इफ यू कंसिडर कि 10.75% आपकी जो रेट है ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, एवरी लाख के लिए आपकी जो रीपेमेंट है फॉर इंटरेस्ट ओनली इज अबाउट 896 रुपीज। सो फॉर 25 lakhs इट्स अबाउट 22,400 रुपीज, सिर्फ आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट। आपकी जो प्रिंसिपल है आप उसको पार्शियली पे कर सकते हो ड्यूरिंग द 3 year टेन्योर। नाउ आपने सपोज पार्शियली पे किया है, तो जो आपकी बैलेंस अमाउंट है वो ही कंसिडर होनी चाहिए आपकी इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए। तो ये ड्रॉ डाउन इफेक्ट होगा। आप पार्शियली भी पे कर सकते हो, लेकिन आपकी इंटरेस्ट जो है 10.75% हम एग्जाम्पल के लिए ले,
तो पर लाख आपकी रीपेमेंट है 896 रुपीज। तो इसीलिए आपको ये बजट करना पड़ेगा कि आप ये इंटरेस्ट अफोर्ड कर सकते हो, प्लस आपको वापस करना है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी, और आपके बाकी के खर्चे जो है और आपके SIPs या EMIs आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, या आपको SIPs एटलीस्ट पॉज करनी पड़ेगी। नाउ वॉट एवर द कोलैटरल जो आपने दिया है 25 लाख रुपीज, वो लियन के हिसाब से ब्लॉक हो जाएंगी और आप वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो काफी मेरे भी इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लिया है, एंड वो अभी पार्शियल पेमेंट करने से पहले वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारी एक्स्ट्रा इन्वेस्टेबल सरप्लस है, हमें लोन वापस पे करना चाहिए या इसको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट्स में एंड एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ मोर देन 10.75%। सो ये क्वेश्चन ऑलवेज अराइज करेगा, बिकॉज आपको सब कुछ बैलेंस करना है और आपकी जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है आपको रीपेमेंट ऑफ लोन पे लगाना चाहिए, या इंटरेस्ट आपको ये एक्स्ट्रा मनी आप मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए SIPs कंटिन्यू करिए, या लमसम इन्वेस्ट करके आप पार्शियल रीपेमेंट को या फुल रीपेमेंट को आप थोड़ा डिफर करें। तो ये क्वेश्चंस ऑलवेज अराइज होंगे, लेकिन जो फिगर्स हमने बताए हैं अप्रोक्सीमेटली दीज आर द रेट्स, and this is what the person who's taking the loan should consider before he goes in for at least what you mentioned 25 lakh investment. और राइट, चलिए मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से और बारीकी में जाके हमने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर ली है। तो सबसे पहली बात जो आपको गार्ड बांध लेनी है कि ये आपका आखिरी विकल्प होगा, और उसके बाद अगर आप इस पर लोन ले भी रहे हैं, अपने म्यूचुअल फंड निवेश पर लोन ले भी रहे हैं, रीपेमेंट स्ट्रैटेजी पर आपको थोड़ा सा और फोकस करना होगा। जैसे आप किसी भी तरह के लोन को लेते हैं, रीपेमेंट स्ट्रैटेजी तो आपके पास पहले होनी ही चाहिए, क्योंकि ये लोन 1 से 3 साल के लिए आपको मिलते हैं। इसीलिए थोड़ा सा प्लान्ड वे में अगर इस लोन को आप लें तो आपके लिए बेहतर होगा और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी पटरी पर से हिलेगी नहीं। अपर्णा, धन्यवाद, आपका समय निकाला और आपने इस पेशकश में तमाम सवालों के जवाब भी दिए।